सुनिए मेरा बात, नोट्स सबको निकाल लिए? क्वेश्चन पढ़ते हैं अपने पास। सबसे पहला शुरू से सुनिएगा। मार्क द करेक्ट और रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, आपसे ना सिर्फ इसमें से आपको एक रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, जो करेक्ट है वो 3 करेक्ट होंगे, एक रॉन्ग स्टेटमेंट होगा, वो आपको बताना है। सबसे पहला है ओनली द परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल पॉजेस द वीटो पावर। बिल्कुल सही है। कितने परमानेंट मेंबर होते हैं? 5। ठीक है, 5 परमानेंट मेंबर का नाम बता सकते हैं? कौन कौन? यूक्रेन का। तो ये 5 कौन थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मोस्ट पावरफुल कंट्रीज थी? ठीक है, विक्टोरियस कंट्री थी। यूएसए हो गया, रसिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया और चाइना हो गया। ठीक है, याद रहेगा। ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया और चाइना। ये जनरली 5 कंट्रीज है जिनके पास ये परमानेंट मेंबर है। इनके पास एक पावर होती है जिसे हम बोलते हैं वीटो। क्या बोलते हैं? वीटो का मतलब आप जानते हैं, साइड में जगह है, वीटो के साइड में लिख लीजिए यहाँ पे आई से नो। इसका मतलब होता है, वीटो का मतलब क्या होता है? आई से नो। ये एमसीक्यू में आपसे पूछा गया है, वीटो का मतलब क्या होता है, बता दीजिए। वीटो का मतलब होता है आई से नो। 5 परमानेंट मेंबर है जिनके पास ये है। पहला तो सही है। दूसरा देखते हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ निगेटिव पावर। बिल्कुल सही, वीटो एक निगेटिव पावर है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है निगेटिव पावर का? अगर मान लीजिए अभी टोटल 193 मेंबर्स है। कितने मेंबर्स हैं? 193। अब 193 मेंबर्स में 5 परमानेंट है। कितने हैं? 5 परमानेंट। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर 192 मेंबर किसी भी प्रोपोजल के फेवर में वोट करता हो और इन 5 में से जो परमानेंट है अगर कोई भी एक वीटो लगा देता है तो वो प्रोपोजल वहीं पे स्टॉल हो जाएगा, रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। समझ आया? इसलिए हम बोलते हैं वीटो क्या है? एक निगेटिव पावर। वीटो क्या है? एक। समझ आया ये बात? ठीक है। तीसरा पॉइंट, द सेक्रेटरी जनरल यूज दिस पावर। गलत पॉइंट है। सेक्रेटरी जनरल इस पावर को यूज नहीं करता, बल्कि ये जो पावर है वीटो पावर वो 5 कंट्रीज यूज करती है। वीटो पावर वो 5 कंट्रीज यूज करती है। सेक्रेटरी जनरल तो आपको पता है ना, ये कौन होता है? हेड होता है। ठीक है, याद है क्या? हाँ, ये रिप्रेजेंटेटिव हेड ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, याद है क्या? आप यहाँ पे लिख सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव हेड। अगर आपसे पूछा जाए कि रिप्रेजेंटेटिव हेड कौन होता है यूएनएससी का, तो सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव हेड। ठीक है, अब आपसे अच्छा एक बात बताइए, अभी जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमने आपको एक नाम बताया था, हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन? एंटोनियो गुटरेस। ये तो नाम हमने आपको बताया था ऑलरेडी। ठीक है, याद है क्या? वो कौन होते हैं? हेड होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव हेड होते हैं। आगे, 1 वीटो कैन इंस्टॉल अ सिक्योरिटी काउंसिल ये रिजोल्यूशन। बिल्कुल सही है। ठीक है, याद है क्या? अगर एक बार वीटो लगा दिया गया तो कोई भी डिसीजन जो है वो क्या हो जाएगा? वहीं पे रुक जाएगा। याद रहेगा? अब हम आगे आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो पहले का तीसरा गलत है। ठीक है, याद रहेगा? मार्क द करेक्ट और रॉन्ग। इसमें भी आपको रॉन्ग जो है वो मार्क करना है। ठीक है, आते हैं सबसे पहले इसमें। पहला, ऑल सिक्योरिटी एंड पीस रिलेटेड इशूज आर डेल्ट विद सिक्योरिटी काउंसिल। बिल्कुल सही है ना? हमने बताया था सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं टोटल? सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं। ठीक है, 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट। अच्छा, पहले नॉन परमानेंट कितने थे? पहले 6 थे, बाद में 10 हो गया। ठीक है, कब ये बढ़ाया गया था? 4 1965 में। कब बढ़ाया गया था? 1965। याद रहेगा पक्का? अब आगे दूसरा पॉइंट देखते हैं। ह्यूमैनिटेरियन पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड बाय द मेन ऑर्गन्स एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसी स्प्रेड अक्रॉस द गोल। जितने भी ह्यूमैनिटेरियन पॉलिसीज होती है वो उसके मेन ऑर्गन्स के द्वारा जो है वो क्या किया जाता है? इम्प्लीमेंट किया जाता है। और ये बिल्कुल सही पॉइंट है कि जितना भी अपने पास क्या होता है कि ह्यूमैनिटेरियन जो वर्क होते हैं वो सारे उसके मेन ऑर्गन्स के द्वारा जो है वो काम किए जाते हैं। हैविंग कंसेंसस अमंग द 5 परमानेंट मेंबर ऑन सिक्योरिटी इश्यूज इज वाइटल फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। अगर मान लीजिए हमें कोई भी पॉलिसी अगर हमें इम्प्लीमेंट करनी है सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो 5 परमानेंट मेंबर का कंसेंसस ज़रूरी है, सहमति
ज़रूरी है। तो यहाँ पे अपने पास कंसेंसस का मतलब होता है सहमति। कंसेंसस का मतलब क्या होता है? पांचों मेंबर की सहमति ज़रूरी है ना। अगर मान लीजिए एक भी निगेटिव वीटो लगा दिया तो क्या वो कोई भी प्रपोजल लागू हो पाएगा? तो किसी भी सिक्योरिटी मैटर पे ये ज़रूरी है कि वो पांचों मेंबर क्या करें, अपना जो है वो कंसेंसस दे, अपनी सहमति दे। तीसरा भी सही है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, द मेंबर ऑफ जनरल असेंबली आर ऑटोमेटिकली द मेंबर ऑफ ऑल अदर प्रिंसिपल ऑर्गन्स। बिल्कुल गलत है बाबू। मैंने बताया ऑल मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन इज द मेंबर ऑफ जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर है वो जनरल असेंबली के मेंबर है, लेकिन जनरल असेंबली के सारे मेंबर उसके ऑर्गन के मेंबर नहीं है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री अगर यूनाइटेड नेशन का मेंबर है तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर होगा। ये कंपलसरी नहीं है। अब ऐसा होता तो भाई इसी का एक ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल, तो टोटल 193 के 193 सिक्योरिटी काउंसिल में होने चाहिए थे, फिर है कि नहीं है? कॉन्सेप्ट समझ आया? तो चौथा गलत है। आप यहाँ पे एक पॉइंट आराम से अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि ऑल मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन आर द मेंबर ऑफ जनरल असेंबली। यहाँ पे साइड में नीचे लिख लीजिएगा, यहीं पे नीचे, ये सही है स्टेटमेंट में। ऑल मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन आर मेंबर ऑफ जनरल असेंबली। जितने भी मेंबर होते हैं यूनाइटेड नेशन के वो सारे जनरल असेंबली के मेंबर होते हैं। याद रहेगा? पक्का? चलिए आगे देखते हैं। ये लिख लिए पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग वुड गिवन मोर वेटेज टू इंडियाज प्रपोजल फॉर अ परमानेंट मेंबर इन सिक्योरिटी काउंसिल। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके कारण इंडिया क्लेम करता है कि हमें परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं, इट हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ इवन सिंस इट्स इंसेप्शन, ये भी नहीं है। इट इज़ लोकेटेड इन एशिया, ये भी नहीं है। इंडिया इज ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर एंड स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम, ये है। अब गौर से सुनिए, क्यों, कारण बताते हैं, गौर से सुनिएगा। 1992, आपको शायद डेट याद होगा, 1992 या 1997, कोफी अन्नन 97, ठीक है, नोट्स है आप लोगों के पास, देखिए 1997 में, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के एक सेक्रेटरी जनरल बने थे, उनका नाम था अपने पास कोफी अन्नन। क्या नाम था? और इन्होंने कुछ क्राइटेरिया प्रपोज किया था टू बिकेम द परमानेंट मेंबर, ठीक है। इन्होंने परमानेंट मेंबर बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया प्रपोज किया था। डेट देखिए एक बार। कोफी अन्नन ने कुछ क्राइटेरिया प्रपोज किया था परमानेंट मेंबर बनने के लिए। क्राइटेरिया क्या थे? मैंने बताया था क्राइटेरिया। सबसे पहला क्राइटेरिया था बहुत बड़ी इकोनॉमी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? मेजर इकोनॉमिक पावर होना चाहिए। दूसरा, हाँ, एक मिलिट्री पावर होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट क्या है अपने पास कि उसके पास, याद रखिएगा कि वो जनरली, हाँ, मतलब पॉपुलेशन होनी चाहिए, लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा क्या था? सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर होना चाहिए यूनाइटेड नेशन के बजट में, ठीक है, हर साल, ठीक है, इवन बजट का कंट्रीब्यूटर होना चाहिए, ठीक है, इवन बजट में कंट्रीब्यूट करे। उसके अलावा था कि वो डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। उसके अलावा ह्यूमैनिटी को, मतलब समझिएगा कि ह्यूमन जो राइट्स होते हैं उसको और डेमोक्रेसी को क्या करे? रेस्पेक्ट करे। ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी को रेस्पेक्ट करे, ठीक है। ये सब कुछ क्राइटेरिया था, ठीक है, याद रखिएगा। अब इस क्राइटेरिया में न्यूक्लियर तो कहीं पे था नहीं, ये तो था नहीं कि आप किसी एक जो है वो कॉन्टिनेंट के मेंबर हो, तो एशिया वाला वैसे ही गलत हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें तो कहीं ये भी नहीं था कि आप उसके परमानेंट मेंबर, शुरू से आप उसके मेंबर होने चाहिए, ऐसा भी क्राइटेरिया नहीं था। लेकिन इकोनॉमिक वाला तो क्राइटेरिया था ना, स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम वाला क्राइटेरिया था ना। डेमोक्रेसी जहाँ होती है वहाँ स्टेबल डेमोक्रेसी जहाँ होती है वो कंट्री ऑलरेडी स्टेबल होता है कि नहीं। तो हम फोर्थ ऑप्शन बोलेंगे करेक्ट है। समझ आया आपको? ठीक है। अच्छा, इंडिया ने पहला न्यूक्लियर प्रोग्राम कौन से ईयर में शुरू किया था? इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड था, बताइए आप। पहला हमने 1974 में किया था, ठीक है,
नाम था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, याद रखिए। दूसरा मैंने 1998 में किया था ऑपरेशन शक्ति जो था, ठीक है, याद रखिए। और ये 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे जब हमारा सक्सेसफुल हुआ था, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट 2 ईयर है, याद रखिए आप। भारत का पहला न्यूक्लियर प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ था 1974 में हुआ था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं था। दूसरा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो भारत का था वो कब हुआ था अपने पास? 1998 में, ठीक है, याद रखिए, ये सक्सेसफुल था। आगे आते हैं अपने पास, फोर्थ देखिएगा। हो गया ये। आगे देखिए, यूनाइटेड नेशन एजेंसी कंसर्न विद द सेफ्टी एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से जो है इसकी कौन सी जो है वो एजेंसी क्या है अपने पास रिलेटेड है वो बताना है, ठीक है। तो याद रखिए अपने पास कि उसकी जो है अपने पास जो IAEA, ठीक है, याद रखिए क्या है अपने पास? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, याद रहेगा नाम, क्या नाम है इसका? ठीक है। तो ये अपने पास याद रखिए कि ये न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड जो भी मैटर होता है उसको डील करती है। IAEA के बारे में थोड़ा सा पॉइंट आप लिख लीजिएगा, 1957 में बना था। कब बना था ये ऑर्गेनाइजेशन? ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। इसका मेन काम होता है वर्ल्ड में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करना। मेन काम क्या होता है? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करना, ठीक है, याद रखिए। मतलब न्यूक्लियर यूज को रेगुलेट करना इसका फंक्शन होता है। इसका हेड क्वार्टर जो है वो वियना में है। ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया एक कंट्री है यूरोप की, वहाँ पे, ठीक है। अगर हेड क्वार्टर पूछा जाए तो हेड क्वार्टर के साथ हमेशा छोटा एस लगता है, हेड क्वार्टर्स, ठीक है, याद रखिए। और ये कहाँ पे है? वियना। कहाँ पे है? वियना कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया कहाँ पे है अपने पास? ऑस्ट्रिया, याद रहेगा। तो ये अपने पास IAEA के बारे में थोड़ा सा पॉइंट आपको याद रखना है, ये छोटा सा पॉइंट है, ठीक है। हेड क्वार्टर कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया। अच्छा, उसके बाद कब बना था IAEA? 1957, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, 5th क्वेश्चन देखते हैं अपने पास। 5वां क्वेश्चन अपने पास क्या है? WTO इज सर्विंग एज द सक्सेसर टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। जो अपने पास WTO है वो किसका जो है वो सक्सेसर है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो अपने पास WTO है ये जनरली GATT को हटा के WTO बनाया गया था। किसको हटा के? GATT, यहाँ पे कर लीजिएगा, GATT को रिप्लेस करके। किसको रिप्लेस करके? GATT को रिप्लेस करके, ठीक है, क्या किया गया था? इसको बनाया गया था, याद रहेगा। GATT कब बना था? ये जो अपने पास जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, पूरा फुल फॉर्म याद रखिएगा। GATT को रिप्लेस करके WTO बनाया गया था। GATT जो है वो बना था 1947 में। कब बना था? 1947 में। और इसी को रिप्लेस करके 1995 में WTO बना दिया गया था। कब बनाया गया था WTO? 1995 में, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा अपने पास, ठीक है। अरे 47 में तो GATT बना था ना, और इसको रिप्लेस करके 1995 में जो है वो WTO बना दिया गया था। हाँ, तो लिख लीजिए ना यहाँ पे, ये 1995 में जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है। अच्छा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसको रिप्लेस करके बनाया गया था? GATT को रिप्लेस करके, ठीक है। हेड क्वार्टर कहाँ पे WTO का? भाई WTO की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। लिखिए जेनेवा, इसका हेड क्वार्टर जो है वो जेनेवा में है, ठीक है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में, बड़ा खूबसूरत जगह है, याद रहेगा पक्का। याद हुआ? दूसरा यहाँ पे एक WHO भी लिखा गया है, ये भी यहाँ पे, इसका भी हेड क्वार्टर जिनेवा में है। ये 1945 में बना था, ठीक है। हाँ, ये WHO, इसका भी फाउंडेशन डेट साथ में लिख लीजिए, ठीक है। ये जो है WHO भी 1945 में बना है। WTO जो है वो GATT जो है वो 47 में बना था।
गैट जो है 47 में बना था, उसको 1995 में रिप्लेस करके 1995 में क्या बना दिया गया, WTO। और 2001 में चाइना इसका मेंबर बना था। ये अलग से एक MCQ आता है। तो गैट जो है 47 में बना था, 1995 में उसको रिप्लेस करके WTO बना दिया गया था। WTO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। एक और ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे लिखा गया है, साथ में देख लीजिए, WHO। क्या लिखा गया, 1945 में बना था। इसका भी हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे, जिनेवा में। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा में, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। देखिए यूनाइटेड नेशन बना कब था, 24 अक्टूबर को। यूएन कब बना था, 24 अक्टूबर 1945। और भारत कब मेंबर बन गया था, 30 अक्टूबर 1945 को इंडिया जो है उसका मेंबर बन गया था। हाँ, इंडिया जो है वो कब बना था, 30 अक्टूबर 1945 को। याद रहेगा, ठीक है। अच्छा कोई नहीं, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना तक हो गया आपको, हाँ, हो गया। समझ आ गया पक्का, हाँ, सर। अच्छा। आइए आते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली, ठीक है। पहली महिला प्रेसिडेंट पूछ रहा है यूएन जनरल असेंबली का, ठीक है। वो इंडिया से बनी थी, ठीक है, याद रखिए, विजया लक्ष्मी पंडित। कौन बनी थी, ये पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर है। हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन है, ठीक है, सिस्टर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ, याद रहेगा, आप लिख लीजिए वहाँ, सिस्टर ऑफ वो, हाँ, सिस्टर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, याद रहेगा। पीटी मतलब पंडित होता है भाई, चलो ठीक है, याद रहेगा पक्का। यहीं पे अपने पास सरोजिनी नायडू है, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर है ये। क्या है अपने पास, फर्स्ट गवर्नर है यूपी की, मतलब भारत के किसी स्टेट की पहली महिला गवर्नर है, फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ एनी इंडियन स्टेट्स, ठीक है, याद रखिए। फर्स्ट जो सरोजिनी नायडू है ना, ठीक है, याद रखिए। ठीक है, वो भारत की पहली महिला अपने पास क्या है, गवर्नर है, यूपी की बनी थी सरोजिनी नायडू, ठीक है, क्या, अरे नहीं, ये तो जनरल असेंबली की वो विजया लक्ष्मी पंडित जी हैं, ठीक है, याद रखिए। हाँ, उसके बाद आते हैं अपने पास, ठीक है, राजकुमारी अमृता कौर के बारे में मैंने बताया था, क्या थी, फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी। कौन थी ये, फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी, ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद अरुणा आसफ अली तो इंडियन वो है अपने पास, रिवॉल्यूशनरिस्ट है, ठीक है, याद रखिए। भारतीय आंदोलन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले की थी अरुणा आसफ अली। 1942 में हमारे यहाँ एक मूवमेंट शुरू हुआ था 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले की थी अरुणा आसफ अली, ठीक है। ये फ्रीडम फाइटर है हमारे यहाँ की, ठीक है। क्या, हाँ, इनका हॉस्पिटल भी, इन्हें क्वीन ऑफ इंडिया बोला जाता है, पता है आपको, क्वीन ऑफ इंडिया भी इनको बोला जाता है अरुणा आसफ अली को, एक निकनेम है। क्या, नहीं, यहाँ पे कर लिया, क्वीन ऑफ क्विट इंडिया, क्विट इंडिया। भारत छोड़ो जो था ना, ठीक है, उसकी हीरोइन है ये, ठीक है। हाँ भाई, मतलब एक्चुअली हम यहाँ हीरोइन कहने का मतलब लीडिंग रोल इनका रहा है, ठीक है, महिलाओं में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा याद रखना है, अरुणा आसफ अली। अच्छा, आपको पता है हमारे यहाँ ना ग्रैंड ओल्ड मैन जो है वो दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और इन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया बोला जाता है, अरुणा आसफ अली को,
ठीक है, आप इसमें से वही लिखिए जो अभी आपके काम का है। ठीक है, जब हम 1947 का आपको रिवोल्ट पढ़ाएंगे, ठीक है, महात्मा गांधी वाला चैप्टर, तो उसमें हम आपको बताएंगे। ठीक है, क्वीन ऑफ क्विट इंडिया जो है अरुणा आसफ अली को बोला जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया भी इनको बोला गया। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? रसिया भी है, चाइना भी है, फ्रांस भी है, इंडिया नहीं है। ठीक है, याद रखिए। भारत वैसे 30 अक्टूबर को मेंबर बन गया था। ठीक है, इस साल हो जाता, लेकिन ब्रिटेन हमें एक कंडीशन पे जो है वो देना शुरू कर दिया था। पता है कंडीशन क्या था? वो बोला था कि हम आपको जो है परमानेंट मेंबर देंगे, लेकिन आपको वीटो नहीं देंगे। हम एक्सेप्ट कर लिए, बोले कोई दिक्कत नहीं, तुम हमें परमानेंट मेंबर बना दो, वीटो तो बाद में ले ही लेंगे ना, है कि नहीं है? पहले अंदर तो चले जाए, लेकिन चाइना ने वहाँ पे निगेटिव वोट कर दिया। ठीक है, चाइना वीटो लगा दिया। और सर वीटो आपने बताया तो एक बार लग जाए तो एक बार लग जाता तो सारा प्रपोजल खत्म, उसके बाद उसके ऊपर कोई बातें नहीं होती। ठीक है, हु ब्लॉक द सेकेंड टर्म ऑफ बुटरस घाली एज अ सेक्रेटरी जनरल? ठीक है, याद है क्या? ये बुटरस घाली तो यूएस से। हाँ, हाँ, ये मैंने पढ़ा है। कहाँ पढ़े थे आप? ये उसमें लिखा हुआ है सर, जो चैप्टर में वो यूएस है ना, हाँ, लीडर्स टाइप, उसमें उसका नाम है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, कि ये बुटरस घाली जो है वो अपने पास जो है वो यूएस के क्या थे, अपने पास पर्सन थे जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल बने थे। और 6th नंबर, आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, 6th नंबर के सेक्रेटरी जनरल थे, 6ठे नंबर के सेक्रेटरी जनरल थे ये। ठीक है, याद रखिएगा। याद रहेगा क्या? किसको? ये अपने पास जो बुटरस घाली है ये यूएस के रहने वाले थे। ठीक है, याद रखिए आप। और एक्चुअली दूसरे सेकेंड टर्म में जो है ये नहीं, एक्चुअली जो है ये सेकेंड टर्म में इनका जो है वो क्या कर दिया गया था कि यूएस जो है वो ब्लॉक किया था। एक्चुअली क्या है ना कि 2 वर्ड जो है आप लिखना चाहते तो लिख लीजिए, यूगोस्लाविया क्राइसिस और रवांडा क्राइसिस। ठीक है, रवांडा एक अफ्रीका में अपने पास कॉन्टिनेंट है। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है रवांडा, तो वहाँ पे जो अपने पास क्राइसिस हुआ था ना उस समय यही थे उस समय। ठीक है, आप यहाँ पे ये इजिप्ट के रहने वाले हैं, आप चाहते हैं तो यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, ये बुटरस घाली साहब जो है वो इजिप्ट के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? वहाँ पे लिख लीजिए, ये इजिप्ट के रहने वाले हैं। ठीक है, इनके समय 2 क्राइसिस हुई थी, आप लिख लीजिएगा यहाँ पे कौन कौन सा, यूगोस्लाविया एंड रवांडा क्राइसिस। ठीक है, यूगोस्लाविया एंड रवांडा क्राइसिस, ये दोनों इन्हीं के समय हुआ था, याद रहेगा। ठीक है, और पूरा वर्ल्ड उस समय बहुत सारे क्राइसिस से सफ़र कर रहा था। ठीक है, याद रहेगा ना इतना पक्का? कहाँ के रहने वाले थे? इजिप्ट के रहने वाले थे। ठीक है, और इनके ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बने थे? 6th नंबर के प्रेसिडेंट बने थे बुटरस घाली। तो अमेरिका ने सेकेंड टर्म में इनको नहीं आने दिया। ठीक है, अच्छा अभी जो हमारे पास सेक्रेटरी जनरल है वो कौन सी कंट्री के? पुर्तगाल। मैंने आपको याद करवाया था ना, पोर्तुगीज़ है वो। ठीक है, तूने तो सर्च करा था, भूल गया? कितना जल्दी भूल जाते हैं भाई, इतना जल्दी कैसे भूल सकते हैं? कौन सी का? आगे आइए, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अपने पास। ठीक है, द यूनाइटेड नेशन वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू द हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम द हेल। ठीक है, मतलब यूनाइटेड नेशन इसलिए नहीं बनाया गया है कि हम जो है, याद रखिए, लोगों को हेवन तक लेके जाएंगे, बल्कि इसलिए बनाया गया है कि लोगों को हम हेल से जाने से बचा सकते हैं। ठीक है, मतलब वहाँ तक हम जाने से क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ठीक है, लिख लीजिएगा, डैग हैमर्सजोल्ड। नाम क्या है इनका? डैग हैमर्सजोल्ड। ठीक है, और शुरुआत में डैग सुनाई दिया, डैग डैग है ना, डैग हैमर्सजोल्ड। ठीक है, याद रखिएगा, हैमर्स मतलब समझ ना, वैसे याद रखिएगा। एक्चुअली इनका लिख लीजिएगा, कंट्री का भी नाम अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिए, स्वीडिश थे, स्वीडन के रहने वाले थे। कहाँ से थे? ये स्वीडन के रहने वाले थे। ठीक है, याद रहेगा। और फ्लाइट क्राइसिस में जो है वो क्या हो गया था, इनका देहांत हो गया। ठीक है, 6000। अच्छा, हाँ, मतलब फ्लाइट क्रैश में ये
मारे गए थे। ऑफ हो गए थे। ऑफ हो गए थे। ऑफ हो गए थे। लिक्विड होता है। ऑफ। याद रहेगा ना पक्का? जी सर। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने पास याद रखिएगा। इनका टेन्योर भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो टेन्योर लिख लीजिए, या फिर सीधा ऐसे लिख लीजिए कि अपने पास ये 6th नंबर के थे। ट्रिगवेली पहले थे ना, ट्रिगवेली पहले थे ना सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। सेकंड पहले जो अपने पास सेक्रेटरी जनरल और सेकेंड नंबर के डैग हैमर्सजोल्ड है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ सेक्रेटरी जनरल। हाँ, सेकेंड सेक्रेटरी जनरल, सेकेंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। सर ये लिस्ट याद करनी पड़ेगी ना? हाँ, 4 तक तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। याद रखिए। ज़्यादा नहीं लिखना। हाँ, प्लेन क्रैश में मारे गए थे, ठीक है। ये सेकंड आपसे ये भी पूछा गया है कि यूएन सेक्रेटरी जनरल जिनका डेथ जो है वो प्लेन क्रैश में हुआ था, आप लिख लीजिएगा डायड इन प्लेन क्रैश। सर फर्स्ट कौन सी? ट्रिगवेली आगे आएगा नाम, अभी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये प्लेन क्रैश में मारे गए थे, ठीक है, याद रहेगा। हाँ। ट्रिगवेली साहब, ये सॉरी डैग हैमर्सजोल्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। पक्का याद रहेगा। हाँ, पहले मुझे चाइनीज लग रही थी, इनका नाम हाँ, चाइनीज। अच्छा, ये एंटोनियो गुटरेस कौन से नंबर के हैं भाई? क्या? एंटोनियो गुटरेस साहब जो पुर्तगाल के हैं, ऐसे कौन से नंबर के हैं? ये 9। 9। हाँ, ये भी आपको जो है वो याद रखना है, आगे काम देगा, ठीक है। पक्का। और इससे पहले जो बान के मून साहब थे 8th नंबर के, इनसे पहले बान के मून थे। हाँ, अभी उनका नाम आएगा, मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। याद रहेगा, जगह है वैसे साइड में। हाँ, ऊपर ऊपर टॉप पे टॉप। आप इतना लिख लिए। हाँ। चलिए, तो अब हम आगे जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, हो गया यहाँ तक। कहाँ के रहने वाले थे डैग हैमर्सजोल्ड? स्वीडन के रहने वाले थे। डेथ कैसे हुआ था इनका? प्लेन क्रैश में हो गया था, ठीक है। पक्का याद रहेगा। और उसके बाद याद रखिएगा कि कौन से नंबर के सेक्रेटरी जनरल थे? सेकेंड नंबर के सेक्रेटरी जनरल थे, ये भी बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। हाँ, सर ये बैंक की मून का नाम तो लिखा हुआ है ऊपर, देखो। कहाँ? सी ऑप्शन। हाँ, सी बान की मून, ठीक है। इनके बारे में भी आप लिखना चाहते थे, अच्छा एक काम कीजिए, साइड में थोड़ा सा लिख ही लीजिए आप लोग, ठीक है। सबसे पहला लिख लीजिएगा साइड में, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ना, ये 4 का नाम कम से कम लिख लीजिए। फर्स्ट लीजिएगा ट्रिगवेली साहब, ठीक है। किनके नाम है सर ये? वो सेक्रेटरी जनरल। ट्रिगवेली पहले सेक्रेटरी जनरल है, ठीक है। पहले सेक्रेटरी जनरल कौन है? हाँ, लास्ट में। इसके बाद जो है ना, देखिए थोड़ा सा पेज हटा के जो है आपको एक लिस्ट मिलेगा यहाँ पे, ये तो सर यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए, ये आंसर की वाले पे या फिर फर्स्ट पेज पे लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। हाँ, फर्स्ट लिख लीजिएगा अपने पास। फर्स्ट नंबर के जो है वो ट्रिगवेली साहब हैं। हाँ, ट्रिगवेली सेक्रेटरी जनरल, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन का, ठीक है। इवन जनरली 45 में बन गया था ना, तब से लेकर 52 तक यही थे। फिर 52 से लेकर 61 तक जो है वो डैग हैमर्सजोल्ड साहब हैं, ठीक है। हाँ हाँ, कंट्री का नाम भी लिख लीजिए, नॉर्वे के रहने वाले, नॉर्वे, ये भी लिख लीजिए। टेन्योर भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए। 45 से लेके ये जो है वो 52 तक सर्व किए थे, ठीक है। मतलब एज अ सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, इन्होंने अपनी सेवा दी थी। ये भी बहुत था। ट्रिगवेली साहब, ठीक है, याद रहेगा। दूसरे नंबर के जो थे वो अपने पास कौन थे? डैग हैमर्सजोल्ड। कौन थे? अभी तो मैंने इनका नाम बताया, डैग हैमर्सजोल्ड। 1945। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले थे? अभी मैंने बताया स्वीडन के। कहाँ के रहने वाले थे? स्वीडन के। अच्छा एक बात बताते हैं, अभी ये जो नाम आप पढ़िएगा ना, अगर आप आगे तक जाके किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहते हैं, आपको पता है सब में ये चीज़ें पूछी जाती हैं आगे तक। और सबसे बढ़िया बात आपके लिए तो सीयूईटी में भी पूछा जाता है, जब आपका जो डोमेन सब्जेक्ट का होगा ना, उसमें हम इसीलिए तो इस चैप्टर का इतना सारा एमसीक्यू आपको दिए हैं, क्योंकि इससे एमसीक्यू ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। इसलिए हम आपको इतना सारा एमसीक्यू इस चैप्टर का निकाल के दिए। स्वीडन के रहने वाले थे और जनरली ये 52 से लेकर 61 तक जो है वो सर्व किए थे, ठीक है। 61 तक जो है यही थे। अच्छा एक बात बताइए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग कौन से मंथ में होती है? सितंबर। 1 सितंबर को होती है, ठीक है। याद रखिए, जितने भी स्टेट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सब सितंबर में जाता है, सितंबर में मीटिंग होती है, ठीक है। याद रहेगा पक्का।
बेटो सर फोन कर रहे हैं, एक बार बात कीजिए। संजय सर कॉल कर रहे हैं, संजय सर कॉल कर रहे हैं, बात कीजिए ना। चलिए आगे देख लीजिए यूथान साहब के बारे में। यूथान कहाँ के रहने वाले थे? आपसे अगर पूछा जाए पहले एशियन जो है अपने पास यूएन सेक्रेटरी जनरल, यूथान THANT, फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। हाँ, फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल, एशिया से पहले सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। ये 71 तक रहे थे, 61 से 71। हाँ जी, नहीं पावरफुल तो नहीं है, लेकिन हर एक कंट्री का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। एक्चुअली उसका जो रीजनल जो लोकेशन होता है ना, उसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। अदरवाइज सिंगापुर कितनी छोटी कंट्री है, लेकिन उसका जो इम्पोर्टेंस है उसके रीजन के कारण है। तो रीजनल इम्पोर्टेंस जो है ना किसी कंट्री को पावरफुल बनाती है, ठीक है। तो यूथांट जो है वो 71 तक रहे थे, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। उसके बाद कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके बाद सीधा इम्पोर्टेंट अपने पास जो है वो कौन आ जाएंगे? कोफी अन्नन साहब आ जाएंगे, ठीक है। कोफी अन्नन अभी एक बार लिख ही लीजिए अपने पास, फोर्थ भी लिख लीजिए, ठीक है। वाल्डेम, ठीक है, क्या नाम है अपने पास? वाल्डेम, WALDHEIM, वाल्डेम, ठीक है। ये फोर्थ सेक्रेटरी जनरल बने थे वाल्डेम, कौन से नंबर के? फोर्थ बने थे, ठीक है। और ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। ये ऑस्ट्रिया जहाँ पे वियना है, ठीक है, जहाँ पे WTO और WHO का हेडक्वार्टर है, वही ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। तो ये 71 से 81 तक ये अपना सर्विस दिए, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम आगे लिखवा दें। अच्छा लिखवा देते हैं, बाद में आप जो है वो मार्क कर लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जेवियर प्रेस, ठीक है, सिंपल सा जे प्रेस भी बोलते हैं, ठीक है, जेवियर प्रेस, ठीक है। ये पेरू के रहने वाले थे। ये 81 से 91 तक रहे, ठीक है, 81 से 91 तक। ये 6th नंबर के बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इनका बार बार जिक्र आपके बुक में भी है, ठीक है। हाँ, घाली, तो लिखिए ब्यूट्रस घाली। इसी के बारे में तो बताए थे हम आपको, ठीक है, कि ये इजिप्ट के रहने वाले थे। अभी मैंने बताया था ना, इनको दोबारा बनने से रोक दिया था अमेरिका ने, ठीक है, ब्यूट्रस घाली, और सिर्फ एक ही साल अपना टेन्योर दिए थे, 1992 से 1996 तक का, ठीक है। ये इजिप्ट के रहने वाले थे, ठीक है, याद रखिए। और ये 92 से 1996 तक सिर्फ एक ही बार अपना सर्विस जो प्रोवाइड करवा पाए, ठीक है। आगे जो है सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन आएंगे, और ये बहुत इम्पोर्टेंट नाम है, कोफी अन्नन। मैंने बताया था कौन सी कंट्री के थे? घाना, ठीक है। कोफी अन्नन नाम है इनका। नाम क्या है इनका? कोफी अन्नन। कहाँ के रहने वाले थे? घाना के रहने वाले थे। एक अफ्रीकन कंट्री है घाना, और ये 1997 से लेके जो है ये 2006 तक अपना पूरा टेन्योर पूरा किए हैं 2 बार, ठीक है। इनके समय इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब ये बने थे उसी समय इन्होंने क्या किया था, एक प्रपोजल के ऊपर सुनवाई की थी, और वो प्रपोजल था यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर बनने के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए। वो क्राइटेरिया के ऊपर इन्होंने सुनवाई की थी, और अराउंड 7 क्राइटेरिया इन्होंने सजेस्ट किया था। 7 क्राइटेरिया याद रखिए क्या क्या क्राइटेरिया था। इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर। इंडिया क्यों बन सकता है उसके पीछे भी मैंने बताया था कि इंडिया जो है याद रखिए लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है वर्ल्ड में, 2nd लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है, और इसकी जो इकोनॉमी है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है, यूनाइटेड नेशन के बजट में सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर है, हमेशा कंट्रीब्यूट की है। यूनाइटेड नेशन के 40 से ज़्यादा पीस कीपिंग ऑपरेशन हुए हैं, ठीक है, और हमने सब में पार्टिसिपेट किया है। हम जो है डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को क्या करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। हमने 1993 में सेपरेट NHRC बनाया था। ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने 1993 में क्या बनाया था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, NHRC। हम आपको एक बात बताते हैं, सुनिए।
आप कहीं पे खड़े हैं, ठीक है, मान लीजिए कहीं भीड़ भाड़ इलाके में खड़े हैं। अब मान लीजिए कोई पुलिस वाला आता है और आपको 2 रैप्टा खींच के लगा देता है, अब आप क्या कीजिएगा वैसे कंडीशन में? उनके ऊपर केस कीजिएगा। कहाँ कीजिएगा जाके केस? आप देखिए, अगर कोर्ट में जाके केस कीजिएगा ना तो जी वही तारीख पे तारीख वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। आप क्या कीजिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर मान लीजिए कि आपने कोई गलती नहीं की है, उसके बाद अगर आपको जो है कहीं पे भी जो है याद रखिएगा कि वायलेशन का सामना करना पड़ा, आप सीधा NHRC में जाइए, उनके अगेंस्ट जो है एक कंप्लेन लिखिए, एक लेटर लिखिए NHRC के पास, ठीक है। NHRC तुरंत आपके ऊपर सुनवाई करेगी और ये सबसे बढ़िया तरीका है। बिना कोर्ट गए, बिना झंझट में पड़े, आप सीधा जो है दिल्ली में हेडक्वार्टर है, ठीक है, समझ आया आपको, ठीक है। कोई प्रूफ होना चाहिए मेरे पास। तो कोफी अन्नन साहब, ठीक है, उसके बाद हाँ प्रूफ होना चाहिए जी होना चाहिए, तो वो तो आपको वो तो मिल जाएगा ना आपको। हाँ, जिससे भी एक ह्यूमन को लगे कि हमारे जो है वो राइट्स या फिर हमारे जो है वो जो बोलते हैं ना सम्मान, जो हमारा जो रेस्पेक्ट होता है, अगर उसको क्या हो रहा है कि थोड़ा सा भी ठेस पहुंच रहा है तो आप जाइए NHRC सीधा, ठीक है। 8th नंबर के बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। बान की मून, नाम क्या है इनका? बान की मून साहब, ये साउथ कोरिया के रहने। कहाँ पे? साउथ कोरिया के, हाँ साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का नाम वैसे रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, ठीक है। साउथ कोरिया के हैं, ठीक है, याद रखिए। और 2007 से लेके 2016 तक रहे हैं। और उसके बाद तो मैंने 9th बता दिया आपको, ठीक है। 16 के बाद कौन है अपने पास? एंटोनियो गुटरेस, ठीक है। और ये जो है अभी कहाँ के? पुर्तगाल के रहने वाले हैं और अभी 24 तक हैं। अब तो हमारे नए आ जाएंगे, ठीक है, अब चुने जाएंगे नए, ठीक है। तो वो जनरली 2 ही बार आते हैं सारे अपने टेन्योर में, ठीक है। अब आगे याद रहेगा, इतना पॉइंट आपने लिख लिया ना। सबके समय कुछ इंपॉर्टेंट काम हुआ था, ठीक है, वो भी आपको क्या करना है, याद रखना है। अभी हम सबके समय जो इंपॉर्टेंट क्राइसिस हुआ था वो मैं बताऊंगा, ठीक है, याद रहेगा? चलिए ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे अपने पास जो लिखा गया है बाबू, बान की मून साहब, बता दीजिएगा ना कि ये 8th नंबर के थे, है कि नहीं? बान की मून साहब कौन से नंबर के थे? यहाँ पे कोफी अन्नन साहब का नाम आया, कौन से नंबर के थे कोफी अन्नन? कौन से नंबर के? 7th नंबर के, ठीक है, याद रखिए। क्या जवाहरलाल नेहरू कभी बने यूएन प्रेसिडेंट? नहीं बने, ठीक है, तो याद रहेगा ना इतना पॉइंट। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, द यूनाइटेड नेशन मोस्ट विजिबल पब्लिक फिगर एंड रिप्रेजेंटेटिव हेड, ठीक है, याद रखिए। जो अपने पास यूनाइटेड नेशन का रिप्रेजेंटेटिव हेड होता है, मैंने पहले बताया था, कौन होता है यूएन का रिप्रेजेंटेटिव हेड? सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, याद रखिए। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है ये भी पता है आपको ऑलरेडी, ठीक है। आगे आते हैं अपने पास। तो अभी तक टोटल कितने बन चुके हैं? 9 बन चुके हैं, लास्ट है अपने पास ये, ठीक है। द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्वेश्चन क्या है अपने पास? द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। सर अगर हमारी कंट्री में नहीं सुनी गई तो हम यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है, पूरे कंट्री में जो है वो आप कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी बताइए अपने पास जो अपने पास ये प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए जो हमारे पास है कौन है? एमनेस्टी इंटरनेशनल। अब ये एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि ये एमनेस्टी इंटरनेशनल है क्या। आपको पता है अमेरिका की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अमेरिका की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, याद रखिए। वो भी आपको पढ़ना है, उसका नाम है ह्यूमन राइट वॉच। क्या नाम है? ह्यूमन राइट वॉच, ठीक है। तो वहाँ पे है ह्यूमन राइट वॉच। वैसे ही आपको यहाँ याद रखना है, ठीक है, कि लंदन में है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। कहाँ पे है ये? हाँ, यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। इसका हेड क्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? लंदन में। और लंदन तो आपको पता है कहाँ पे है? यूके, यूनाइटेड किंगडम। कहाँ पे है?
भाई उत्तराखंड नहीं, बेवकूफ़ लड़का, अजीब लड़का है। तो याद रहेगा ये पॉइंट। एमनेस्टी इंटरनेशनल बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेवल की है, ह्यूमन राइट के लिए काम करती है, 1961 में बनी है। ठीक है, आप लिखना चाहते तो लिख लीजिएगा, 1961 में ये क्या हुआ है, फाउंड हुआ है। सर इसके बारे में ना पूछा था क्वेश्चन, शॉर्ट नोट आया था। अच्छा, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 1961 में फॉर्म हुआ है। आप बताइएगा कि इंटरनेशनल, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है, ठीक है, याद रखिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्क करती है। 1961 में इसका फाउंडेशन डाला गया था। हेड क्वार्टर इसका यूके लंदन में है। फाउंडर का नाम पूछा जाए तो यहाँ पे लिख लीजिए, इनके जो फाउंडर थे वो पीटर बेनेंसन थे। कौन थे? यहाँ पे लिख लीजिए फाउंडर का नाम, पीटर बेनेंसन। पीटर बेनेंसन इसके फाउंडर थे। ठीक है, तो अब इतना पॉइंट लिखिएगा, 2 मार्क्स का आता है, आप आराम से लिख सकते हैं इसके बारे में। और क्या लिखना है कि नहीं? एक बेटे से एडवोकेट थे ये, ठीक है, हाँ, बेटे इनके, और उन्होंने जो है इसके बारे में सब कुछ किया था। तो ये जो आपने लिखवाए हैं जैसे सेक्रेटरी के नाम, ये क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स वगैरह, ये भी आए? नहीं, ये नहीं आता, बस इनका नाम आता है। जो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल पूछा जाएगा ना, नाम आएगा और कंट्री का नाम आएगा, या फिर वो कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे, ये आएगा। समझ आया? ठीक है, तो आप अगर मान लीजिए आपसे कभी भी एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा, क्या बताइएगा? ये एक ऐसा एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में क्या बताइएगा? एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स के लिए वर्क करती है। 1961 में इसको फाउंड किया गया है, पीटर बेनेंसन ने इसको फाउंड किया था। इसका हेड क्वार्टर यूके लंदन में है। ठीक है, इतना पॉइंट बता दीजिएगा, 2 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, सर 1961 में फाउंड हुआ था। ठीक है, यहाँ लिख लिया फाउंडेड इन 1961, और फाउंडर जो है अपने पास पीटर बेनेंसन है। कौन है फाउंडर? पीटर बेनेंसन है। ठीक है, अच्छा, यहीं पे हमने जो है आपको जो है वो WTO तो बता ही दिया अपने पास। WTO कब बना था और कहाँ पे हेड क्वार्टर है, बताइए तो। WTO बना था 1995 में और हेडक्वार्टर है जेनेवा। वाह, बहुत बढ़िया बात। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं 1995 में बना था और हेड क्वार्टर जो है वो जेनेवा में है। ठीक है, अच्छा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF कब बना था? वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों एक साथ बना था 1944। ठीक है, 1944 वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों एक साथ बना था। ठीक है, इसे ट्विन्स ऑर्गेनाइजेशन बोली जाती है। हाँ बिल्कुल, ये बोला जाता है कि US के ब्रोकर है, पूरे वर्ल्ड में जाके कैपिटलिस्ट को बढ़ावा देने का काम करते हैं वर्ल्ड बैंक और IMF। ठीक है, तो 1944 में बना था, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है, ब्रेटन वुड्स। ठीक है, और उसी में 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए थे, WTO और वर्ल्ड बैंक और IMF। याद रहेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्या? हाँ, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है, यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 44 में 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए थे, IMF और वर्ल्ड बैंक, और दोनों का हेड क्वार्टर कहाँ पे है बाबू? नहीं, वाशिंगटन DC। अगर आपसे हेड क्वार्टर पूछा जाए तो हेड क्वार्टर याद रखिए आप, वाशिंगटन DC। कहाँ पे है वाशिंगटन DC? US। याद रहेगा ना इतना पॉइंट। ठीक है, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में याद रखिए अपने पास। ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये नहीं, IMF और वर्ल्ड बैंक। ठीक है, 1944 में बना था, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। इसे ट्विन्स ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। 44 में दोनों फॉर्म हुआ था, दोनों का हेड क्वार्टर वाशिंगटन DC में है जो USA में है। कितना आसान पॉइंट है, याद रहेगा। ठीक है, देखिए ये होता है MCQ को क्लास में करवाने का फ़ायदा। समझ आया? ताकि एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आपके पास चले गए। अब क्या है ना कि ये जो मटेरियल आपके पास है ना, ये मटेरियल आप CUET तक संभाल के रखिएगा। CUET तक इसको संभाल के रखिएगा, है कि नहीं? अगर CUET तक ये आपके पास रहेगा तो काम देगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ, हम तो कन्फ्यूजन में आ गए थे। अच्छा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। आप इसके बारे में समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, एक और ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे लिखा गया है, वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्या लिखा गया है? कोर्ट ऑफ जस्टिस।
हेड क्वार्टर पता है आपको? लिख लीजिए यहाँ पे। इंटरनेशनल कोर्ट। हाँ, इसके साथ आगे लगा दीजिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कर दीजिएगा। इसके आगे लिख दीजिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लिख लिए। कंट्री में नहीं मिले तो हम दूसरे में मतलब यहाँ पे जा सकते हैं। हाँ, ये नहीं, ये कंट्री के लिए होता है, वो कंट्री का जो मैटर होता है वो यहाँ जाता है। हम लोग, हमारे पास हाईएस्ट एपीलिएट कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। इंडिया में 4 कोर्ट होते हैं, ठीक है, याद रखिए। सबसे पहले होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। पहला कौन सा होता है? ये भी आपको याद रखना है, सबसे पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है। उसके बाद हमारे पास जो कोर्ट होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कौन सा होता है? उसके बाद होता है हमारे पास हाई कोर्ट, और उसके बाद होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हमारे यहाँ कोई भी एपेलिएट कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के बाद हम कहीं भी अपील दायर, इसके 5 ज्यूरिसडिक्शन होते हैं, अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन पढ़ने हैं, ठीक है। ये हाईएस्ट कोर्ट हमारे यहाँ होता है, ठीक है। अगर 2 कंट्री के बीच का लड़ाई है तब जाएगा आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। कहाँ जाएगा? ये जनरली 45 में फॉर्म हुआ था, 1945 में इसको बनाया गया था, और हेड क्वार्टर है नीदरलैंड में, एक जगह है द हेग। कहाँ पे है? अगर हेड क्वार्टर पूछा जाए, द हेग, HEAGV, हेग, नीदरलैंड में। हेड क्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? हेग। कहाँ पे है वो? नीदरलैंड। याद रहेगा? तो ये थोड़ा बेसिक पॉइंट है, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है, पक्का याद रहेगा? हाँ सर, याद रहेगा। इतना पॉइंट तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, टोटल जज इसके अंदर कितने होते हैं और कितना साल का टेन्योर होता है? हाँ, अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख लीजिए। टोटल 15 जज होते हैं, टोटल 15 जजेस होते हैं, ठीक है। और कितना साल का टेन्योर होता है? 9 ईयर्स का जो है वो टेन्योर होता है, ठीक है, याद रखिए, पक्का याद रहेगा? 100%। सर इंटरनेशनल में भी ऐसे ही होते हैं, 4 ही। किस में? इंटरनेशनल कोर्ट, इनमें कोर्ट होते हैं, ऐसे 4 ही होते हैं। नहीं, वहाँ तो एक ही कोर्ट है, बस हो गया। सिर्फ साल में देखिए। अच्छा, दलवीर सिंह कुछ करके अपने पास है, जो अभी भारत के जज हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। पहले कौन थे इंडियन जो आईसीजे में सर्व किए थे? यहाँ पे लिख लीजिए, नीचे वाले में लिख लीजिए, फर्स्ट इंडियन इन आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। भारत के पहले जो है वो BN राव साहब का नाम सुने हैं भाई? कॉन्स्टिट्यूशन मेकर अगर भीमराव अंबेडकर को बोला जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा जो तैयार किया गया ना बैक साइड से, वो यही है BN राव, ठीक है। पूरा प्रोपोजल इन्हीं का रहा है, ठीक है। BN राव, ठीक है, पहले जज थे आईसीजे में, ठीक है, पक्का याद रहेगा? हाँ। और लास्ट जो हमारे यहाँ से गए दलवीर सिंह गए, ठीक है, दलवीर सिंह भंडारी, दलवीर भंडारी उनको बोलते हैं सीधा। हाँ, 12 में गए थे वो, हट गए होंगे अब तो, ठीक है, अब शायद नहीं होंगे, 2012 में हो गए थे। दलवीर सिंह भंडारी अब हट गए होंगे, 12 में गए थे, 12 से 21, ठीक है। लास्ट यही है दलवीर सिंह भंडारी, दलवीर भंडारी बोला जाता है, ठीक है, याद रहेगा? लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, लास्ट जो है अपने पास। हाँ, वो नाम आता है कि कौन कौन गया था, ठीक है। कंप्लीट टर्म जो है ना, कंप्लीट टर्म अगर पूछा जाए तो 3 ही इंडियन है जिन्होंने कंप्लीट टर्म जो है वो आईसीजे में पूरा किया है। BN राव साहब सिर्फ 1 साल के लिए गए, 1952 से 53 था, ठीक है, सिर्फ 1 साल के लिए वो सर्विस दिए, फिर चले आए, ठीक है। एक्चुअली 3 हमारे इंडियन है जो आईसीजे में गए हैं, ठीक है, 3 ही है, 3 ही इंडियन है जो आईसीजे में जो है वो क्या किया है, सर्विस दी अपना, ठीक है। पहला नागेंद्र सिंह। अब गौर से सुनिएगा मेरा बात, अगर आपसे फर्स्ट इंडियन, ठीक है, स्वर्ण एज चीफ जस्टिस या फिर जज इन आईसीजे, अगर नाम आता है नागेंद्र सिंह तो टिक कीजिएगा। BN राव नाम नहीं देगा तो कौन सा नाम देगा आपको? नागेंद्र सिंह, ठीक है, और यही है पहले, ठीक है। जब भी आपसे आएगा ना फर्स्ट इंडियन हु सर्व एज जज इन आईसीजे, पहले इंडियन जिन्होंने जज के रूप में आईसीजे में काम किया, और नाम आएगा नागेंद्र सिंह, ठीक है, याद रखिएगा।
पहले यही थे, ठीक है याद देखिए। सर या फिर बी एन राव देगा या फिर ये देगा। हाँ यही देगा मोस्टली, ठीक है, क्योंकि उनका टेन्योर भी नहीं हुआ था। नहीं, इसके बाद अपने पास नागेंद्र सिंह है, फिर आर एस पाठक है। हाँ तो भाई यहाँ पे 3 बता रहे हैं ना, अपने पास नागेंद्र सिंह है, आर एस पाठक है और दलवीर भंडारी है, 3 ही तो है। आर एस पाठक है और कौन है, दलवीर भंडारी। बस यही तो 3 है इंडियन जो जज के रूप में रहे हैं, ठीक है। ये जनरली आपको याद रखना है कि ये प्रेसिडेंट ऑफ आईसीजे बने थे, चीफ जस्टिस बोलते हैं ना एक तरीके। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो अपने पास जस्टिस है ना, उसके प्रेसिडेंट बनने वाले भी पहले इंडियन ही है, ठीक है, नागेंद्र सिंह। तो बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है ये, ठीक है। आईसीजे के बारे में बस इतना पॉइंट याद रखा, 1945 में बना था। हेड क्वार्टर जो है वो कहाँ पे अपने पास, द हेग, नीदरलैंड, ठीक है। उसके बाद याद रखिए नागेंद्र सिंह पहले जो इंडियन थे जो प्रेसिडेंट बने थे उसमें, लास्ट जो है वो दलवीर भंडारी हैं। कौन है? बीच में आर एस पाठक साहब भी आए हुए हैं, याद रहेगा ना। तो 3 ही इंडियन है, नाम याद रह जाएगा आराम से। आगे आते हैं अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इवेंट एजेंसी कंसर्न्ड विद द सेफ्टी एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। मैंने बताया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से कौन है रिलेटेड? IAEA। क्या नाम है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अच्छा अभी बताइए, हमने IAEA का फाउंडिंग डेट लिखवाया है, कौन से ईयर में है? 1957, 1957 में IAEA का फाउंडेशन हुआ। हेड क्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? वियना। कहाँ पे है? वियना। कौन सी कंट्री में? ऑस्ट्रिया। याद रहेगा ये पॉइंट, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे आते हैं। द ओरिजिनल मेंबर नेशन दैट साइन द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन 1945, 51। कितने मेंबर कंट्रीज ने साइन किया था? आपसे लास्ट कंट्री जरूर पूछी जाती है। लास्ट कंट्री जिसने यूएन चार्टर को साइन किया था वो था अपने पास पोलैंड। कौन था? पोलैंड। ये भी आपके यहाँ एमसीक्यू में आ चुका है, याद रहेगा। लास्ट कंट्री जो यूनाइटेड नेशन के चार्टर को साइन की थी, चार्टर का मतलब होता है एक मसौदा, एक फ्रेम होता है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन का जब यूनाइटेड नेशन बना ना, तो उसमें उसके फंक्शंस लिखे गए कि हम क्या क्या करेंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसे कैसे वर्क करेगी, तो पूरा का पूरा एक फ्रेम बनाया गया था। उस फ्रेम को साइन सबसे पहले 51 कंट्रीज ने किया था। स्टार्टिंग में तो जनरली 50 कंट्री ने किया, लास्ट में जो है एक साथ 50 कंट्री, और लास्ट में 51वां कंट्री जो की थी वो कौन की थी? पोलैंड। इसलिए हम बोलते हैं कि 51 कंट्रीज ने यूएन चार्टर को क्या किया था? साइन किया था। हाँ ये पोलैंड आएगा, ठीक है, उसी सेम 45। हाँ अब देखिए 2 एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब देखिए ह्यूमन राइट्स के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप बताइए ह्यूमन राइट्स कैसा होता है। आप क्लास 11th में जब पढ़े होइएगा पॉलिटिकल साइंस, याद तो नहीं होगा? थोड़ा है, याद है थोड़ा सा। अच्छा तो चलो बताओ, पॉलिटिकल थियरी जो अपने पास बुक है, उस बुक में हमें जो है ह्यूमन राइट्स पढ़नी है। उसमें 2 तरीके के राइट्स की बात करी गई है, बताओ तुम हमको दोनों राइट्स। क्लास 11th में जब आप पॉलिटिकल थियरी पढ़िएगा तो राइट्स नाम से एक चैप्टर है पॉलिटिकल थियरी में, और उसमें जो पढ़ना है ना, उसमें पढ़ना है कि हमारे पास 2 तरीके की जो है वो क्या है? ह्यूमन राइट्स है। एक होता है नेचुरल राइट्स और दूसरा होता है लीगल राइट्स। कौन कौन सा होता है? एंशिएंट टाइम में हमारे पास जो राइट्स होता था वो नेचुरल राइट्स होता था, ठीक है, जैसे फ्रीडम नेचुरल राइट्स था, ठीक है, याद रखिएगा। बाद में उसमें कुछ लीगल राइट्स डाले गए, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी हमारे इंडिया में भी जो है वो लीगल राइट्स के दायरे में है, समझिए, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स के मेनली 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। ह्यूमन राइट्स 2 तरीके से जो है हमारे पास आती है। एक तो नेचुरली बाय बर्थ हमको मिलता है, और दूसरा जो हमें सरकार देती है, याद रहेगा। भाई हम इंसान के रूप में जन्म लिए हैं, तो भगवान अगर हमें इंसान के रूप में बना के यहाँ भेजे हैं, तो एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे पास कुछ तो अधिकार होगा ना, वो होता है नेचुरल राइट्स। वो क्या होता है? दूसरा कि हम जिस स्टेट में रह रहे हैं, जो स्टेट और जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे ऊपर रूल कर रही है, वो भी हमें कुछ अधिकार देगी, और वो कहाँ पे आता है? लीगल में। तो जनरली बताइए ह्यूमन राइट्स के कितने एस्पेक्ट्स होते हैं? 2। कौन कौन सा? नेचुरल एंड लीगल, ठीक है। ह्यूमन राइट्स के कितने एस्पेक्ट्स होते हैं? कौन कौन सा होता है? नेचुरल और लीगल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, विच अमंग द फॉलोइंग वुड गिव मोर वेटेज टू इंडियाज प्रपोजल फॉर अ परमानेंट मेंबर इन यूनियन सेक्रेटरी काउंसिल। अभी तो मैंने बता दिया था, इंडियाज ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर एंड स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम। रिपीटेड क्वेश्चन है, समझ आया? इंडिया जो है एक इकोनॉमिक पावर है। 1997 कोफी अन्नन साहब ने कुछ प्रपोजल लाया था, वो मैंने यहाँ लिखवा दिया।
आगे देखिए IAEA हमने बताया 57 में बना था। कब बना था? 57 हेड क्वार्टर कहाँ पे है बाबू? वियना ऑस्ट्रिया। एक क्वेश्चन को आप जितना बार रिपीट कीजिए चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। IAEA कब बना था? 57 में। पूरा फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। क्या नाम है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इंटरनेशनल लेवल पे एटॉमिक टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करना, ठीक है। काम लिखना है तो लिख लिया टू रेगुलेट एटॉमिक टेक्नोलॉजी, टू रेगुलेट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। ये जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है इसको क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। कितना आसान काम है भाई। इंटरनेशनल लेवल पे जितना भी एटॉमिक टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, उसको रेगुलेट करने की जिम्मेवारी किसके पास है? IAEA। इंडिया IAEA का मेंबर है क्या? अगर हम इसके मेंबर बनते हैं तो हमें कुछ क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। अभी हम आपको बताएंगे जब इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बताएंगे, ठीक है। हमने बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन को साइन नहीं किया, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के हम मेंबर नहीं बने, और क्यों नहीं बने उसके पीछे का कॉज भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। आगे आती है ट्रिगवेली, पहले सेक्रेटरी जनरल थे, ठीक है। याद रखिए किसके? यूनाइटेड नेशन के। मैंने बताया था कहाँ के रहने वाले थे? नॉर्वे के रहने वाले थे। आपको पता है ऑलरेडी, मैंने इनके बारे में बता ही दिया, ठीक है। आगे देखिए WTO जो अपने पास सक्सेसर है, ठीक है। किसका सक्सेसर है WTO बाबू? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, मतलब GATT का। किसका है? GATT, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। याद रहेगा GATT, GATT। कब बनी थी GATT बाबू? 47। GATT कब बनी थी? 47। और इसको रिप्लेस करके WTO कब बनाया गया था? 1995। 1 जनवरी 1995 को WTO जो है आ गई थी रिप्लेस करके। और WTO का हेड क्वार्टर कहाँ पे है भाई? मैंने बताया ना, WTO और WHO दोनों जेनेवा में है। दोनों कहाँ पे? जेनेवा, ठीक है। याद रखिए तो AGOG WG ऐसे याद रखो ना, तुमको याद रहेगा, ठीक है। आगे बताएंगे हम आपको इसका पूरा फॉर्म बताएंगे, ठीक है। आगे हम इसे बताएंगे AGOG WG क्यों याद रखना है, ठीक है। पिछली बार भी बनाया था, है ना सर? W से शुरू हो रहा है, ठीक है। WTO WHO दोनों जेनेवा में है। कहाँ पे है? जेनेवा में, ठीक है। अभी हम आगे बताएंगे पूरा, ठीक है। ये सब अभी आपको याद रखना है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दोनों का कहाँ पे अपने पास? जेनेवा, ठीक है। G फॉर जेनेवा, याद रहेगा पक्का। ऑस्ट्रिया या स्विट्जरलैंड में, ठीक है। आगे आते हैं अपने पास, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बताइए कब बना था बाबू? 1945 में बना था। इसका भी हेड क्वार्टर जो है वो जेनेवा में ही है, ठीक है। ये 45 में बना था। आगे हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर, ठीक है, 10 हैं। यहाँ पे लिख लीजिए 1965 से पहले, 1965 से पहले, ठीक है। पहले 6 थे, बाद में 4 इंक्रीज करके 10 हो गए। तो आपसे पूछा जाए कि 10 मेंबर कब से है बाबू? 1965 से। उससे पहले सिर्फ अपने पास 6 मेंबर थे, 4 बढ़ाए गए थे। अच्छा, पहली महिला प्रेसिडेंट यूएन सेक्रेटरी यूनियन जनरल असेंबली की विजया लक्ष्मी पंडित किनकी बहन है भाई? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। 2 एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स अभी बता दिए, नेचुरल भी होता है और लीगल भी होता है। हमारा जो ह्यूमन राइट्स होता है वो नेचुरल राइट्स भी है और लीगल राइट्स भी है। यूनाइटेड नेशन का मोस्ट विजिबल पब्लिक फिगर कौन होता है? अभी मैंने बताया सेक्रेटरी जनरल। टोटल कितने बने हैं? 9 बने हैं। पहले ट्रिगवेली साहब, लास्ट में अभी एंटोनियो गुटरेस साहब है। पहले नॉर्वे से, लास्ट पुर्तगाल से, ठीक है। अभी जो है वो पोर्तुगीज है कि नहीं है, पुर्तगाल के रहने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमानेंट मेंबर? ठीक है, रसिया है, इंडिया नहीं है, चाइना है, फ्रांस है, 5 है। कोफी अन्नन क्रिएटेड द ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड, अब बताइए, मलेरिया, डायरिया, ये तीनों में, ठीक है। जनरली देखिए क्वेश्चन है कि कोफी अन्नन, अच्छा कोफी अन्नन कौन से नंबर के थे भाई? 7 थे ना। उसके बाद तो बान की मून साहब आए ना, ठीक है, याद रखिए। कोफी अन्नन साहब जो है, याद रखिए, ये 7th नंबर के प्रेसिडेंट है। टेन्योर कब से कब तक है कोफी अन्नन साहब का?
सर 10 साल तो इंडोर के थे। 2006 तक रहे हैं, 1997 से। एक्चुअली 1996 से 2006 तक 10 साल ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। 7 है वो, एक्चुअली जब स्वर्ण किए थे वो 1997 में, तो 1997 से 2006 तक ये रहे थे, ठीक है। ये जो 7th नंबर के है ना, इनके समय बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ था। उस समय एक चीज़ हुआ था कि वर्ल्ड पूरा जो है ना 3 बीमारी से सफ़र कर रही थी। टीवी सबसे ज़्यादा था वर्ल्ड में, ठीक है, याद रखिए। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट में एड्स, ठीक है, याद रखिए। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो है याद रखिए, बोला जाता था कि उसकी जो है वो 3/4 पॉपुलेशन एड्स से सफ़र कर रही थी। अब बताइए, जहाँ पे एड्स, ट्यूबरकुलोसिस और मलेरिया जैसी बीमारी इतने बड़े नंबर पे है, तो इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था इन तीनों बीमारी को दूर करना। इन्होंने टारगेट लिया था कि हम 2030 तक जो है सब कुछ ख़त्म कर देंगे, ठीक है। जब वो स्वर्ण किए थे उसमें उन्होंने टारगेट लिया था। इंडिया 2025 तक जो है अपने आप को टीबी मुक्त करने वाला है, ठीक है, टीबी से कम्प्लीटली। भारत से टीबी 2025 तक ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हम लोग बड़े लेवल पे वो चला रहे हैं ना, जो इम्यूनाइजेशन, जो अपने पास टीका होता है वो सब चला रहे हैं। और आपको पता है, छोटे बच्चे को, जो हमारे यहाँ छोटे बच्चे होते हैं, अभी देखिए पोलियो हमारे यहाँ से इरेडिकेट हो चुका है, लगभग खत्म हो गया। अब मतलब फिर भी अब देखिए ना, जो छोटे बच्चे होते हैं, देखें, छोटे बच्चे को 1 साल पे, 5 साल पे और फिर 7 साल पे तीन जो है वो टीका लगाया जाता है। वो तीनों बड़ा इंपॉर्टेंट टीका होता है। वही ओल्ड एज में जब वो लोग चले जाते हैं तो 65 साल के आसपास, 60 और 65 साल पे दोनों में, 60 ईयर्स पे और 65 ईयर्स पे फिर से एक टीका लगाया जाता है, ठीक है। तो वो ओल्ड एज में भी होता है और चाइल्ड एज में भी होता है, ठीक है भाई। उस समय जिनके पास अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे भी, क्योंकि देखिए ओल्ड एज में आपके पास WBC कम हो जाता है ना, वाइट ब्लड सेल कम हो जाता है भाई। मतलब कोई भी तरीके का डिजीज़ जो है ना, किसी भी डिजीज़ को रोकने की क्षमता कम हो जाती है, आपका जो है इम्यूनिटी सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या करना पड़ता है, कुछ टीका लगाया जाता है, कुछ जो है वो वैक्सीनेशन किया जाता है। ये पॉइंट याद रहेगा। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी मैंने अभी बता दिया, ठीक है, टू प्रोमोट पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर। भाई IAEA का काम क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA है ना। IAEA का काम तो मैंने बताया, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुली वर्ल्ड में प्रमोट करना है कि कैसे ये काम करेगी। आगे क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी जजेस आर देयर इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? कितने होते हैं? 15 होते हैं। हेड क्वार्टर कहाँ पे है बाबू ICJ का? हेग, द हेग। कहाँ पे है? अब हमको बताइए, भारत से कितने पर्सन जो है यहाँ पे जज के रूप में काम कर चुके हैं? कौन कौन है? नरेंद्र सिंह के भाई से बोल रहा हूं, RS पाठक और बलविंदर भंडारी। तो ये सिंपल से याद रखना है, ठीक है। द हेग में इसका हेड क्वार्टर है। कब बना था ICJ? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये फाउंड कब हुआ था? 1945। कब बना था ये? हेड क्वार्टर कहाँ पे है भाई? नीदरलैंड में, द हेग, ठीक है। इतना पॉइंट तो आपको याद रखना है, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अभी मैंने बताया WTO, ठीक है, याद रखिए। ये कब बना था WTO? 1995। किसको रिप्लेस करके बना था? गैट को। किसको रिप्लेस करके बना था? किसको रिप्लेस करके बना था? तू बता सकता। चुप रहो भाई, तुम बताओ किसको रिप्लेस करके बना था WTO जो है ना, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस करके बना था। नाम बताओ उसका। अच्छा, अभी आए हम तुमको, अभी मारेंगे एक चाट, एकदम दिमाग घूम जाएगा। बता भाई। WTO तो गेट को बना था, वो तो बताइए पीछे बात बता, पूरा गेट का नाम बता, पूरा फुल फॉर्म। गेट का नाम था, एक सेकेंड, ट्रेड और उस पीछे कुछ और था। अभी जब यहाँ सर पढ़ तो रहा हूँ, जब पढ़ा रहे तो अभी तू बतिया क्या सर? रहता बात नहीं कर रहा था। जब बात नहीं कर रहा तो सुना नहीं? सर सुन तो लिया था, ये तो पीछे ही पढ़ाया था आपने। तो अभी दोबारा पढ़ा है ना भाई? हाँ सुना था। अब क्या बतिया ना तुम बोले? बतिया थोड़ी देर। हाँ तो क्या कर रहा था अभी? अभी बतिया नहीं रहा था तो क्या कर रहा था अभी? ऐसा कौन सा जरूरी चीज बतियाना भाई? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। अगर तुम दोनों अभी से एक बार भी बात किया आपस में, वापस भेज देंगे घर। सर ये जो WTO है, यहाँ पे
अभी ग्लोबलाइजेशन पढ़ा होगा। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, आगे बताइए क्या पूछ रही है? मैं कह रही हूँ कि जो WTO वाला है या ग्लोबलाइजेशन में पढ़ाओगे ना इसका? हाँ पढ़ाएंगे। तो ये किसको रिप्लेस करके बना था? गैट। गैट का पूरा फुल फॉर्म जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, फिर से बोलिए, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। याद रहेगा ना, कितना आसान पॉइंट है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को हम क्या बोलते हैं? वर्ल्ड कोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? वर्ल्ड कोर्ट बोलते हैं। हेड क्वार्टर कहाँ पे है? द हेग। कहाँ पे है हेड क्वार्टर? द हेग। अभी करवाए थे, 1945 में बना था। कब बना था? कितने जज होते हैं आईसीसी में? 15 जज होते हैं। टेन्योर कितना होता है? 9 ईयर्स। ठीक है, इसमें टोटल 15 जजेस होते हैं। ठीक है, और टेन्योर कितना होता है? 9 साल। अच्छा चलिए, यहीं से एक पॉइंट हम आपसे पूछते हैं, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में टोटल जज कितने होते हैं? भारत के सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं? बे आपको इंडियन सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी नहीं पता है। देखिए, पहले हमारे यहाँ जज जो थे वो 31 थे। पहले हमारे यहाँ 31 होते थे, जिसमें एक जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी 30 अदर जज होते थे। अभी 2019 में आया सुप्रीम कोर्ट लॉ, सुप्रीम कोर्ट बिल आई 2019 में। ठीक है, और इस समय करके इसको 34 कर दिया गया। आज हमारे सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जज होते हैं, एक चीफ जस्टिस होता है और 33 अदर जजेज होते हैं। ना भाई, हम आपको एक बात बताते हैं, जब किसी जज का अपॉइंटमेंट होता है तो उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 4 अदर जज के साथ मिल गए। गौर से सुनिएगा, किसी भी जज का अपॉइंटमेंट होता है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 4 अदर जज के साथ मिल के सजेशन बनाते हैं, तब जाके नए जज का अपॉइंटमेंट होता है। कॉन्सेप्ट समझ आ रही है? ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में भारत में 34 जजेस हैं। ठीक है, आईसीजे में टोटल 15 जज होते हैं, 9 साल का टेन्योर होता है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आराम से याद है। 2019 क्या है? सुप्रीम कोर्ट लॉ, सुप्रीम कोर्ट बिल आया था। सुप्रीम कोर्ट बिल आया था 2019, और उस समय जज का नंबर बढ़ा के 34 कर दिया गया। क्या बोल रहे हैं? हाँ भाई, इसमें अपने पास इंपॉर्टेंट रोल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज। ठीक है, याद है? 34 है, 34। एक सीजीआई होता है, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है और 33 अदर जजेज होते हैं। ठीक है, 30। अबे ये बिल बनाया था, पहले 31 होते थे, अब 34 हो गए हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कब फाउंड किया गया था? 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, द मोर वेटेज टू इंडियाज प्रपोजल फॉर परमानेंट मेंबरशिप, मैंने बताया भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर है। द चेयरमैनशिप प्रेसिडेंट ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रोटेट अमंग द काउंसिल मेंबर्स। ठीक है, याद रखिए, हर साल या हर महीने। क्या जो अपने पास इसका जो चेयरमैनशिप होता है, ठीक है, किसका? सिक्योरिटी काउंसिल का, वो हर महीने जो है वो चेंज होता है। क्या होता है? हर महीने चेयरमैनशिप जो होता है सिक्योरिटी काउंसिल का हर मंथ चेंज होता रहता है। छोटा पॉइंट है, आप आराम से कर सकते हैं। ये 32 क्वेश्चंस थे। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। इसमें से अधिकतर क्वेश्चंस जो है अब रिपीटेड होंगे। ठीक है, अब नहीं रिपीटेड। क्या? अब रिपीटेड है ही पीछे, बहुत कम है। अच्छा, अब रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है? बहुत कम है, यही रिपीटेड है। पक्का? नहीं है, कोई नहीं, देखते हैं क्या बता रहे। चलिए ठीक है, इसके बाद का क्वेश्चन बाद में करेंगे हम लोग। ठीक है, साइकोलॉजी पढ़ेंगे अब। डैग हैमर्स जोड़ ऑफिस और टेन्योर दोनों में फ़र्क है, अभी हम बताएंगे। ठीक है, और भी नाम है अपने पास। ठीक है, और भी नाम है, अभी हम दोनों नाम बताएंगे आपको, सबका बताएंगे कि किसका डेथ कैसे हुआ था। ठीक है, तो ये तो क्या, चलिए अब साइकोलॉजी पढ़ेंगे तुरंत। कॉन्सेप्ट समझ आया भाई? मजा आ रहा है भाई? एमसीक्यू करने में ठीक लगा ना? अच्छा, ये बढ़िया होता है।